तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं फिनोल की रिएक्शंस के बारे में। इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स which involves the cleavage of OH bond and the cleavage of CO bond, and we have already discussed that all the reactions of alcohols in which OH bond is cleavage, then alcohol acts as a nucleophile, and all the reactions in which the CO bond is cleaved, then alcohol acts as electrophile. ओके तो लास्ट लेक्चर्स में अपन ये पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे द रिएक्शंस ऑफ फिनोल। रिएक्शंस ऑफ फिनोल, रिएक्शंस ऑफ फिनोल। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जानते हैं कि फिनोल क्या होता है। कितनी ही बार मैंने आपको ये समझाया है कि जब एक एरोमेटिक सिस्टम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको फिनोल बोलते हैं, और ये एक एरोमेटिक एल्कोहल होता है। ओके, एज इफ द OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, देन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फिनोल। क्लियर। अब इस फिनोल में इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इस टाइप से ये बॉन्ड होता है। तो पहले ही इसकी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल, और फिर अपन पढ़ेंगे द कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ इन फिनोल्स एंड एल्कोहल्स। तो एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, ओके, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स अपन ये जानते हैं कि फिनोल, दिस इज फिनोल, दिस इज फिनोल, और एसिडिटी को शो करने वाली कुछ रिएक्शंस अपन लिखें। यदि इस फिनोल की रिएक्शंस अपन किसी भी मेटल के साथ में करें, इस फिनोल की रिएक्शंस किसी भी मेटल के साथ में अपन करें तो अपने पास में सोडियम फिनोक्साइड ऑब्टेन होता है। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2O, सॉरी H2। Then the formation of sodium phenoxide from phenol is the example of acidity of phenol, sodium phenoxide. This is sodium phenoxide, this is sodium phenoxide. Second example अपन ये लिख सकते हैं कि ये phenol, okay, and phenol when reacted with base, then we obtain sodium phenoxide, then we obtain sodium phenoxide plus H2O, plus H2O. Both are same reactions, but when the phenol is reacted with active metals, then we obtain the sodium phenoxide plus hydrogen gas as a byproduct. But into the case of sodium hydroxide, when phenol is reacted with strong base, then we obtain sodium phenoxide plus water. ओके, तो फिनोल से सोडियम फिनोक्साइड का बनना, ये दोनों के दोनों रिएक्शंस ऐसी है जिनमें फिनोल अपना एसिडिक करैक्टर शो करता है। ओके, फिनोल से सोडियम फिनोक्साइड का बनना, ये रिएक्शंस ऐसी है जिनमें फिनोल अपना एसिडिक करैक्टर शो करता है। और अपन ये देखते हैं कि फिनोल से जब सोडियम फिनोक्साइड बनता है तो इनमें से OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब सिंपल सी बात यह है कि अब अपने को यह देखना है कि एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं या फिर फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं। एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होंगे या फिनोल। देखिए, एल्कोहल ROH, इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड फिनोल, दिस इज फिनोल, एंड इनटू द फिनोल, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट यहाँ ये एल्कोहल से जब एक हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से निकलता है तब अपने पास में बनता है एल्कोक्साइड आयन 2, और ये 2 लोन पेयर एल्कोक्साइड आयन, दिस इज एल्कोक्साइड आयन, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। और जब यहाँ से एक प्रोटॉन के फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन या प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा, तब अपने पास ये बनता है क्या, फिनोक्साइड आयन 2, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज फिनोक्साइड आयन, दिस इज फिनोक्साइड आयन।
अब अपने को ये देखना है कि देयर इज नो एनी रेजोनेंस, देयर इज नो एनी delocalization of unsaid pair of electrons on oxygen atom in alkoxide ion. But into the case of phenoxide ion, there is delocalization of electrons on oxygen atom into the phenol because due to the presence of resonance. But in alkoxide ion there is no resonance, so the unsaid pair of electrons on oxygen atoms are localized, but the unsaid pair of electrons on oxygen atom in phenoxide ion are delocalized. Okay, तो इस delocalization प्रॉपर्टी के कारण से फिनोल जो है वो एल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होते हैं। वो एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होंगे बेटा, ज़्यादा एसिडिक होंगे। सिंपल सी बात यह है। ओके, अपन ये लिख सकते हैं क्या कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन alcohols and water due to delocalization of unsaid pairs of electrons on oxygen atom in phenoxide ion और फिनोल। ओके, एल्कोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, उनका डीलोकलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि एल्कोक्साइड में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनती है। जबकि फिनोल में ऑक्सीजन के ऊपर या फिर फिनोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। क्यों होते हैं डीलोकलाइज्ड? क्योंकि फिनोल में और फिनोक्साइड आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। अब अपन इनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब अपन दोनों की स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड आफ्टर we will write the resonating structure of phenoxide ion. वो क्यों? क्योंकि phenoxide ions are relatively more stable than phenol. This one is phenol और इस फिनोल में इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ से इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ और इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ। देखिए, आप बनाते चलिए मेरे साथ साथ, आप समझने की कोशिश करिए। इस ऑक्सीजन ये H एक लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर ये दिस वन इज। इनटू नेक्स्ट स्टेप ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये 5 बॉन्ड है वो इधर नेगेटिव चार्ज के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। अब इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अपने पास में कई इंफॉर्मेशन निकल के आने वाली है। ओके, इनटू द नेक्स्ट स्टेप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ये फ्लैश एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी एंड लास्ट ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वापस। ओके, OH ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये डिस्पर्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, दिस वन इज इस टाइप से। दीज आर ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल एंड वी कैन से दैट in the resonating structures of phenol, due to the delocalization of unsaid pair of electrons on oxygen atom, the electron density on oxygen atom is reduced. The electron density on oxygen atom is reduced. Okay, क्यों? क्योंकि अपन ये जानते हैं 3 चीज़ें हैं। ये कार्बन एटम जो फिनोल में
OH ग्रुप बेंजीन रिंग के, OH ग्रुप बेंजीन रिंग के जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको अपनी ओर खींचेगी। बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर खींचेगी। क्यों खींचेगी? क्योंकि इस कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा हुए। s कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। रिजल्टेंटली क्या होगा, यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ओके, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इनके बीच में पोलराइजेशन बढ़ेगा और जब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन बढ़ेगा। आयनाइजेशन बढ़ेगा तो फिर एसिडिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ने पर यहाँ इस OH ग्रुप का हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में इजीली बाहर निकल जाएगा, इसलिए फिनोल की एसिडिटी अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब अपन इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो अपन ये पाते हैं कि इस फिनोल ग्रुप के ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, फिनोल ग्रुप के यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इजीली अपन ये कह सकते हैं कि फिनोल्स अपनी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो OH ग्रुप की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही देते हैं। क्लियर पॉइंट? ओके, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या, मैं 3 चीज लिख रहा हूँ, देखिए sp2 hybridized C atom is more electronegative, sp2 hybridized carbon atom of aromatic system is more electronegative। तो क्या होगा, इससे ये बेंजीन इस ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O एटम इज डिक्रीज्ड। इसके कारण से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, पोलराइजेशन बिटवीन O एंड H बॉन्ड इज इंक्रीज्ड। O और H बॉन्ड के बीच में पोलराइजेशन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आयोनाइजेशन बिटवीन O एंड H बॉन्ड वो भी बढ़ेगा। O और H बॉन्ड के बीच में आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, O और H के बीच में आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो OH ग्रुप से हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में इजीली बाहर निकलेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। रिजल्टेंट अपन लिख सकते हैं एसिडिटी इंक्रीज्ड। ठीक है बेटा, एक बार इसको आप तुरंत कॉपी करिए विथिन 1 मिनट ओनली। राइट, अब अपन ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी फिनोमेनन एल्कोहल्स में या एलिफेटिक एल्कोहल्स में नहीं होती है, इसलिए उनकी एसिडिटी फिनोल के कंपैरिजन में कम होती है। एक चीज और, अपन जब फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो अपन ये पाते हैं कि फिनोल में चार्ज सेपरेशन भी होता है, चार्ज सेपरेशन। और यदि चार्ज सेपरेशन हो गया तो वो स्टेबिलिटी कम करता है। अपने जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट यहाँ डीलोकलाइजेशन के कारण से और रिजोनेंस के कारण से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बेंजीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहे हैं। बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पोलर पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि फिनोल की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब अपन बनाते हैं तो अपन ये पाते हैं कि फिनोल में चार्ज सेपरेशन होता है, जिसके कारण से फिनोक्साइड आयन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होते हैं। क्लियर पॉइंट? मैं इसको रब कर दूं? यस। अब अपन ये देखते हैं व्हाई द फिनोल्स आर लेस स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन।
वाई द फिनोल्स आर लेस स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपन फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और पढ़ेंगे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपन फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे। यस, फिनोक्साइड आयन, दिस इज बेंजीन रिंग, नो साइक्लोहेक्सेन। फिनोक्साइड आयन एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर, और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। ओके, अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा? यहां से एक लोन पेयर यहां पर शिफ्ट होगा और सेम जैसे अपने फिनोल की बनाई थी। अपने को सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ में लेना है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर नेगेटिव चार्ज है, और एक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन और सी के बीच में शिफ्ट होने पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक लोन पेयर, तीन लोन पेयर एक नहीं तो दो लोन पेयर बच जाएंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा इस टाइप से। क्लियर? अब यहाँ से ये रिमूव हो गया चार्ज क्योंकि एक की शिफ्टिंग से पॉजिटिव चार्ज आया, ऑलरेडी एक नेगेटिव था, कैंसिल। सेकेंड स्टेप में इस टाइप से, दिस इज नॉट फिनोल, दिस इज फिनोक्साइड आयन। यस, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये शिफ्टिंग यहां इस टाइप से, यहां ये। ओके, एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये यहाँ और ये वापस। अब अपन ये देखते हैं ऑक्सीजन अब वापस यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट हो गया, 2, 4, 6, और ये। अब आपका एक इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन देखिए, और लास्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है उसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन देखिए। इन सब में पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, बट अपन ये पाते हैं कि फिनोक्साइड आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कहीं भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फिनोल में यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आया था और इन सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज था। बट इनटू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स of phenoxide ion we find that there is no charge separation into the all resonating structures of phenoxide ion. So we can say that the phenoxide ion is relatively more stable than phenol. ओके, फिनोल कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन की रिंग्स पर नेगेटिव चार्ज जनरेट आता है। तो अपन इजीली कह सकते हैं कि फिनोक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन फिनोल बिकॉज देयर इज नो चार्ज separation in resonating structures of phenoxide ion, but there is charge separation in resonating structures of phenol. ओके, तो अब अपने पास में इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अपन उन क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हैं कि व्हाई आर द फिनोल्स मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, व्हाई आर द फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। ओके, नाउ और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर पॉइंट? देखते हैं, ये अपन एसिडिटी एक्सप्लेनेशन की बात कर चुके हैं। अब फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिनोल की जब अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी तब अपन ने डिस्कस कर लिया था कि फिनोल में OH ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, बेंजीन रिंग में OH ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहां पर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो क्लियर है कि बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, नाउ मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। फिनोल, दिस इज फिनोल। अगर अपन बात करें इसकी, और अपन ये जानते हैं, देखिए कि एक तो बेंजीन का नाइट्रेशन करिए आप, और एक आप फिनोल का नाइट्रेशन करिए। तो जब बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो अपन उसमें कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं। जबकि फिनोल का अपन नाइट्रेशन करते हैं तो इजीली डाइल्यूट HNO3 से ही नाइट्रेशन हो जाता है। सिंपल सा रीजन है कि फिनोल की रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फिनोल में इस एरोमेटिक सिस्टम पर या बेंजीन रिंग पर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इसका मतलब बेंजीन से तो मोर रिएक्टिव हुआ, और जब बेंजीन से मोर रिएक्टिव होगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है यदि उसको अपन वीक भी ले लेंगे तो वो रिएक्शंस में प्रोडक्ट बना देगा। ओके, नाउ डाइल्यूट H2SO4, सॉरी डाइल्यूट HNO3। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। पहले अपन पढ़ चुके हैं, नाइट्रेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। नाइट्रेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा इस टाइप से। ये नाइट्रो ग्रुप NO2, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस एक और होगा कंपाउंड अपना पैरा नाइट्रो ग्रुप, पैरा, तो इसको अपन बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके, अपने समझ सकते हैं कि फिनोल में OH ग्रुप की प्रेजेंस के कारण से एरोमेटिक सिस्टम या बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि OH ग्रुप की प्रेजेंस के कारण से एरोमेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए डाइल्यूट HNO3 के साथ में ही इजीली रिएक्शन कर लेता है। जबकि बेंजीन डाइल्यूट HNO3 के साथ में नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं दे पाती है, क्योंकि बेंजीन फिनोल के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होती है। क्लियर पॉइंट? अब दो चीज़ अपने पास में है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। सॉल्यूशन मिक्सचर में या रिएक्शन मिक्सचर में अपने पास में दोनों कंपोनेंट बनेंगे। अब दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे अपन? हाउ विल वी सेपरेट द बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल फ्रॉम द सॉल्यूशन मिक्सचर? वी नो दैट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसके कंपैरिजन में बात करूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, देखना इधर ध्यान से, OH एंड NO डबल बॉन्ड O। देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में यानी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये H बॉन्ड हुआ, H बॉन्ड। और इस टाइप के एक ही मॉलिक्यूल में यदि H बॉन्ड होता है तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और जो इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में होती है वो मोर वोलेटाइल होंगे, क्योंकि ये थोड़ी वीक होती है इंटर के कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा मोर वोलेटाइल। क्या होगा ये? मोर वोलेटाइल।
अब अपन बात करते हैं पैरानाइट्रोफिनोल। ध्यान देना इधर, पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल OH, OH और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और ये हुआ। ओके, पैरानाइट्रोफिनोल। अब दूसरा मैं कंपाउंड लूँ यहाँ पर, ये है फिनोल, N, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, सॉरी ये यहाँ पर हो जाएगा O डबल बॉन्ड O, यस दिस, और पैरानाइट्रोफिनोल, ये भी पैरानाइट्रोफिनोल, ये भी पैरानाइट्रोफिनोल। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो इस टाइप की बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग हो रही है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, और यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी तो इसको अपन बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इसको अपन बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो थोड़े वीक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, पहली बात। और हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, दूसरी बात, जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, जिनकी एनर्जी 10 से लेकर 14 किलो जूल पर मोल के लगभग होती है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, एच बॉन्डिंग। अब अपन ये जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की एनर्जी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो इन दोनों को अपन टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो जिसकी एनर्जी कम है वो जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा और ये लेट वोलेटाइल होगा, तो इसको अपन बोल देंगे लेस वोलेटाइल। ये क्या होगा? लेस वोलेटाइल। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर अपन इनको डिफरेंट इनको आइसोलेट कर सकते हैं, और इसके आइसोलेशन का जो कॉन्सेप्ट है अपन एच बॉन्डिंग के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट हुआ? तो फर्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी फिनोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अपने पास में दो आइसोमर बनेंगे, ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर। और अपन ये जानते हैं कि जो पैरा आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें पैरा आइसोमर्स होता है वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण से एसोसिएटेड हो जाते हैं, जबकि इनमें प्रॉपर एसोसिएशन नहीं हो पाता क्योंकि इनमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। तो अपन इनको आइसोलेट कर सकते हैं। राइट नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट, इफ द रिएक्शन ऑफ फिनोल is made into the presence of concentrate concentrate nitric acid. If the reaction of phenol is made with concentrate nitric acid, okay, now this is phenol. We have already discussed that phenol is more reactive than benzene. Phenol is more reactive than benzene. If phenol is reacted with concentrate nitric acid, then we obtain picric acid as a product. Then we obtain picric acid यानी 2, 4 and 6, 2, 4 and 6। इसका कॉमर्शियल नेम picric acid and IUPAC नेम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। And we have discussed about the picric acid that it is explosive in nature and it can be obtained by the reaction of phenol with concentrate nitric acid. But nowadays this reaction is more economically, but nowadays the picric acid can be obtained by the reaction of sulfuric acid. Okay, reaction of sulfuric acid के साथ में अपन picric acid कैसे बनाएंगे? This is phenol, and when phenol is reacted with concentrate H2SO4 sulfuric acid, then we obtain
we obtain phenol SO3H 2,4-disulfonic. ओके, फिनोल यानी 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड, फिनोल 2,4, इसका नाम हो जाएगा फिनोल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड, फिनोल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड. And when phenol 2,4-disulfonic acid is reacted with concentrate nitric acid, then we obtain all the groups present in benzene ring are nitrated. OH, NO2, NO2 and O2. This one is picric acid. This one is picric acid. ओके, तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थे, जो अपन पहले लास्ट चैप्टर में अपन पढ़ चुके थे. अब अपन इनकी एसिडिटी की बात करते हैं. अब अपन इनकी फिनोल की एसिडिटी की बात करते हैं. यदि फिनोल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो तो फिनोल की एसिडिटी किस टाइप से अफेक्ट होती है, राइट. अब सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं. एक सब्स्टिट्यूएंट वो हो सकता है जो फिनोल में बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता हो, यानी प्लस आई ग्रुप वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो. और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट वो हो सकता है जो फिनोल में एरोमेटिक सिस्टम पर या बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉल करता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता हो. तो दोनों के कारण से इसकी एसिडिटी अफेक्ट हो सकती है. तो अपन ये लिखेंगे एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल. 2 कारणों से. एक तो है इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is present on benzene ring in phenol. Okay, if electron withdrawing group is present on benzene ring in phenol, क्या होगा यदि फिनोल में बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ऑक्सीजन और H के बीच में पोलराइजेशन को बढ़ाएगा. पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन बढ़ेगा तो फिनोल से हाइड्रोजन के प्रोटॉन के फॉर्म में निकलने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो एसिडिटी बढ़ेगी. सिंपल सी बात है. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एक बात है कि OH बॉन्ड पोलराइजेशन इज इंक्रीज्ड. OH बॉन्ड पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, इंक्रीज. और आयनाइजेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी. तो अपन ये कह सकते हैं कि फिनोल के कंपैरिजन में ऑर्थो या पैरानाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की होती है. ओके, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिनोल की एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा. क्लियर पॉइंट. दूसरा, अब इसी के बेस पे मैं ये लिख सकता हूं कि एसिडिक ऑर्डर दिस वन इज फिनोल. फिनोल से ज़्यादा एसिडिक क्या होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. फिनोल से ज़्यादा एसिडिक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से भी ज़्यादा एसिडिक क्या होगा? पैरानाइट्रोफिनोल. दिस वन इज पैरानाइट्रोफिनोल. ओके, और पैरानाइट्रोफिनोल से भी ज़्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की संख्या एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर बढ़ती है तो ये ऑर्थो, दिस वन इज पैरा.
तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो अपन ये कह सकते हैं जैसे ये ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? डी, सी, बी एंड ए। नाउ इनटू द सेकंड केस, if the electron donating group or electron releasing group is present on the aromatic system of phenol, then on the behalf of this concept we can say that there is reduction on electron density on the oxygen atom of OH group in phenol. Finally the OH bond will more polarize, will less polarize and less ionizable, so the acidity is decreased. Second case, if electron releasing or donating group is present on aromatic system or ring of phenol, then finally OH bond becomes less polar। फिर क्या होगा? लेस पोलर होने से लेस आयोनाइज्ड, एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, लेस पोलर एंड लेस आयोनाइजेशन, तो एसिडिटी रिड्यूस्ड। अब अपन कह सकते हैं कि ये फिनोल, दिस वन इज फिनोल and this one is cresol, okay, CH3 क्रिसोल। अब अपने जानते हैं कि CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जबकि इस फिनोल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस ग्रुप के जुड़ने से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो अपने कह सकते हैं यदि इसको मैं A मानूँ और इसको मैं B मानूँ, तो फाइनली वी कैन से दैट द फिनोल इज मोर एसिडिक इन नेचर देन क्रिसोल, बिकॉज ड्यू टू attaching the methyl or electron donating or electron releasing group on the aromatic system of cresol, it reduced the acidic nature of phenol. Then phenol की acidity ज़्यादा, B will be greater than A। Now we solve an example। अब इन्हीं के बेस पे अपन कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं एसिडिक ऑर्डर का। वो कैसे? देखिए, दिस वन इज OHCH3 ऑर्थोक्रिसोल, दिस वन इज OH and CH3 पैराक्रिसोल, this is phenol and OH orthonitrophenol, this is मेटा आइसोमर यानी कि मेटा नाइट्रोफिनोल, and this is OH and NO2 para isomer, this is para isomer, it means para nitrophenol। okay, now we can solve the problems of the acidic order in these derivatives of phenol on the basis of Ka value and pKa value।
वी नो दैट कोई भी एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या उसका एसिडिक नेचर जितना ज़्यादा होता है उसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए pKa की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इन सब के लिए एक्सपेरिमेंटली डाटा यदि अपने को गिवन हो तो इन सब के लिए जो जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा उसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, और उसका जो लॉगरिथमिक वैल्यू है, एंटी लॉग वैल्यू है pKa, उसकी वैल्यू कम होगी। तो जो डेरिवेटिव जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा उसके लिए pKa की वैल्यू सबसे कम होगी। ये अपन एक्सपेरिमेंटल डाटा यदि अपने को गिवन हो तो उसके बेस पे पता लगा सकते हैं, राइट। अब अपनी जनरली कॉन्सेप्ट के बेस पे कैसे पता लगाएं? तो देखिए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे, दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हैं दोनों में। तो एक कॉन्सेप्ट दे देगा, मैं इसको मानता हूं A, दिस वन इज कंसिडर्ड एज B, C, D, E एंड F, राइट। ऑर्थो और पैरा में यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो अपन ऑर्थो है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ऑर्थो है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा बजाय किसके? पैरा के। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो पैरा ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऑर्थो ज़्यादा नेचर का होता है। क्लियर? अब इसमें देख लीजिए ये OH है, यहाँ पर इन तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इन तीनों का एसिडिक नेचर फिनोल से तो ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर देखिए ऑर्थो, यहाँ पर देखिए मेटा, यहाँ पर देखिए पैरा। तो पैरा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और पैरा है तो इसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा F। उसके बाद में फिर आ जाइए ऑर्थो, फिर होगा D, उसके बाद में फिर आ जाइए मेटा, फिर होगा E। क्लियर? उसके बाद में C। अब ये इंटरमीडिएट हो गया, दोनों के बीच का हो गया। अब उसके बाद में क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो इनकी एसिडिटी तो इन सबसे कम ही होगी। अब ऑर्थो है, ये पैरा है, तो फिर आ जाएगी ऑर्थो, क्या ऑर्थो, तो ये हो जाएगा A एंड लास्ट इज B, राइट। क्लियर पॉइंट? तो यदि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल डेटाज गिवन हो तो भी अपन एसिडिक को डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन नहीं हो तो अपन जनरली कॉन्सेप्ट के बेस पे इनकी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। इनके बेस पे अपन एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। आप इन नोट्स को मेरे साथ साथ उतार के जाना, ओके? क्योंकि मुझे बोर्ड साफ करने में बड़ी तकलीफ होती है, और अगर अपन बोर्ड को क्लियर साफ नहीं करेंगे तो फिर आपको इजीली विजिबल भी नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शंस अपनी है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन देखिए, जब अपन बेंजीन का हैलोजिनेशन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा, तो बेंजीन के हैलोजिनेशन के लिए अपन लेविस एसिड एज ए रिएजेंट काम में लेते हैं, क्योंकि लेविस एसिड की प्रेजेंस में हैलोजन का पोलराइजेशन करके वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है, क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होती है। जब बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए अपने को रिएजेंट स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, यानी ज़्यादा एक्टिव लेना पड़ेगा। बट इनटू द केस ऑफ फिनोल अपन ये जानते हैं कि फिनोल की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होती है, तो अपन हैलोजन एसिड नहीं लेंगे, अपन कम
एक्टिव रिएजेंट से ही काम चला लेंगे। ओके, कैसे? फिनोल, दिस इज फिनोल। और यदि मुझे इसका हैलोजिनेशन करना है तो मैं एक सॉल्वेंट काम में ले लूँगा कार्बन डाइसल्फाइड। यदि मुझे यहाँ पर लेविस एसिड या हैलोजन कैरियर नहीं भी लूँ तो काम चल जाएगा, वो सिर्फ बेंजीन के केस में ही लिया जाता है, क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी फिनोल से कम होती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए अपन AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर FeCl3 फेरिक क्लोराइड काम में लेते हैं। इसका रिएक्शन होगा तो अपने पास में ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनेंगे, OHBr, दिस इज ऑर्थो आइसोमर एंड दिस वन इज पैरा आइसोमर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन। अब अपन सिंपल पढ़ेंगे। देखिए ये फिनोल, और यदि फिनोल का ऑक्सीडेशन मैं सोडियम डाइक्रोमेट से करूं Na2Cr2O7 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या फिर मैं क्रोमिल क्लोराइड से करूं CrO2Cl2, ये दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि इसके साथ में इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो आपको पता है क्या बनेगा? पैराबेंजोक्विनोन। यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अपन इसको काम में लें तो फिनोल से क्या पैराबेंजोक्विनोन बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन मेटल के साथ में करवा दी जाए, जिंक मेटल के साथ में। फिनोल की रिएक्शन जिंक मेटल के साथ में करवा दी जाए तो थर्ड रिएक्शन विथ जिंक मेटल। देखिए ये फिनोल, दिस वन इज फिनोल एंड Zn के साथ में रिएक्शन हो तो सिंपल सी बात है, ये प्लस ZnO। फिनोल की रिएक्शन अगर जिंक मेटल के साथ में करवाई दी जाती है तो यह फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। फिनोल को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? बेंजीन में। फोर्थ रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शंस क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यह कि फिनोल की रिएक्शन अपन NaOH के साथ में करें, NaOH के साथ में करें तो अपने पास में ये बनता है सोडियम फिनोक्साइड। दिस वन इज फिनोल। और फिनोल व्हेन इज रिएक्टेड into the presence of strong base sodium hydroxide then we obtain sodium phenoxide। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब सोडियम फिनोक्साइड में वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएं अपन तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? इसकी रिएक्शन होगी इस टाइप से, Na प्लस COOH। और एसिड की प्रेजेंस में इसका यदि हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये क्या बन जाएगा बेटा? सैलिसिलिक एसिड।
दिस इज कोल्बे रिएक्शंस, दिस इज कोल्बे रिएक्शंस। अब एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन द फिनोल इज रिएक्टेड with strong base sodium hydroxide, then phenol is converted into the phenoxide salt, sodium phenoxide, and sodium phenoxide is electrolyzed by CO2 carbon dioxide gas. Then CO2 group is introduced at the ortho position of phenoxide group, and when after this compound is acidic hydrolyzed, then we finally obtain the salicylic acid. Next reaction, Reimer-Tiemann reaction, very important. Reimer-Tiemann reaction, देखिए Reimer-Tiemann रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। यदि फिनोल की रिएक्शन अपन क्लोरोफॉर्म के साथ में करें तो फिनोल में OH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप का इंट्रोड्यूसिंग होता है, और यदि फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में की जाए तो OH ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इंट्रोड्यूसिंग होता है। ओके, दोनों में ही प्रोडक्ट सेम बनता है। Reimer-Tiemann रिएक्शन, Reimer-Tiemann reaction, Reimer-Tiemann reaction. This is phenol. This is phenol, and when phenol is reacted with chloroform plus NaOH, तो सबसे पहले मैं इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ। ओके, क्लोरोफॉर्म के साथ में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपन ये पाते हैं कि ये OH और बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ये बनेगा CHCl2, राइट। अब इसकी रिएक्शन, इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन यदि अपन NaOH के साथ में करवाएं तो देखो कैसे, मैं यहाँ इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। OH CHCl2, ध्यान से देखना, CHCl प्लस NaOH, ये 2NaCl यहाँ से बाहर निकलेगा। अपने पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH CHOH एंड CHOH। अपने जानते हैं कि किसी भी कार्बन एटम के ऊपर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है या प्रेजेंट होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। लास्ट में यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर देगा बेटा, ये H2O निकलेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए OHCHO, इसको अपन बोलेंगे सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। और क्या IUPAC नाम, और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2,4-मील फिनोल या और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, राइट। तो दिस इज Reimer-Tiemann रिएक्शन। अब सिंपल सी रिएक्शन और लिख रहा हूं मैं, यदि इस फिनोल की रिएक्शन मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ में करवाएं, यदि फिनोल की रिएक्शन CHCl3 और NaOH के साथ में करवाएं तो अपन फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं सैलिसैल्डिहाइड। और फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में की जाती है तो फाइनली वी ऑब्टेन OH एंड COOH, सैलिसिलिक एसिड। आपको ध्यान रखना है, सैलिसिलिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड दिलवा देता हूं। यदि बेंजीन की रिएक्शन वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती थी, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन।
और AlCl3 की प्रेजेंस में होती थी। ओके, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे वो क्या होता था, फ्रीडेल-क्राफ्ट क्या होती थी, एल्काइलेशन क्या होता था, एसाइलेशन क्या होता था, किन की प्रेजेंस में होता था, ये अपन हेलोएरिन और हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। सिंपल फिनोल और ये AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, AlCl3 की प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहले फिनोल के साथ में AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है OHAlCl3, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो होता है वो लेविस एसिड होता है, और लेविस एसिड होता है तो ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होता है। क्या होगा, ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होने के कारण से ये ऑक्सीजन के ऊपर जो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो ये भी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा क्योंकि उसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपने पास एक बन गया इंटरमीडिएट। अब मैं सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं, देखना, फिनोल और ये फ्रीडेल-क्राफ्ट है, एल्काइलेशन, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3, ये है एल्काइलेशन, और ये किसके साथ होता था, ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो या पैरा, तो OHR प्लस OH R। ओके, अब मैं क्रिस्टल की रिएक्शन करवा रहा हूँ। दिस वन इज OH एंड CH3। अब इसकी रिएक्शन मैं प्रोपेन के साथ करवाऊँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप कहोगे सर तो एल्किल हैलाइड है ही नहीं है, एल्किल हैलाइड नहीं है, तो इसके साथ में रिएक्शन कैसे हो जाएगी AlCl3 की, देखिए ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर ये अटैक कर देगा, ये पैरा पोजीशन पर, इस OH की पैरा पोजीशन पर ये करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है कि नहीं है। देखो यहाँ ये इधर शिफ्टिंग होगा तो ये कार्बोकैटायन बन सकता है, ये इधर शिफ्टिंग हो जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH प्लस CH2 माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH CH3 एंड CH और एक H इधर से निकलेगा तो CH3 ये CH3, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी इसके साथ में, तो ये फाइनली प्रोडक्ट अपना ये बनेगा, राइट। तो ये फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन थी, जो एल्काइलेशन भी हो सकती है, जो एसाइलेशन भी हो सकती है, और ये जनरली लेविस एसिड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही होती है। अब अपन एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें, गाटरमान कोच सिंथेसिस। गाटरमान कोच सिंथेसिस, गाटरमान सिंथेसिस ये फॉर्मुलेशन, गाटरमान सिंथेसिस जो फिनोल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गाटरमान कोच अलग है और गाटरमान सिंथेसिस अलग है, फॉर्मुलेशन, ओके। गाटरमान सिंथेसिस, गाटरमान सिंथेसिस, देखो समझ लेना, फिनोल, दिस वन इज फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन किसके साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl प्लस AlCl3
प्लस AlCl3, यही तो है ना इसका, की प्रेजेंस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो तो पैरा OHCHO पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये बनता है अपने पास में कंपाउंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फॉर्माइलेशन हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पर फॉर्मिल ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप का इंट्रोड्यूसिंग हो रही है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे है? मैकेनिज्म देखिए, HCN की स्ट्रक्चर कैसे है? HC ट्रिपल बॉन्ड N और N के ऊपर लोन पेयर। HCl है वो HCl क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यहाँ से H प्लस एंड Cl माइनस ये होगा। ओके, अब यहाँ से H जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड से, ये प्रोटॉन इसके साथ में रिएक्शन करेगा। वो कैसे? अब देखिए, ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड NH इसमें, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा? इसको मुझे कार्बोकैटायन बनाना है, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पर अटैक कर रहा है कि नहीं, ये तो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है और कार्बन यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं, कैसे? HC प्लस डबल बॉन्ड NH, ये एल्डिमीन बोलते हैं इसको, एल्डिमीन। और लास्ट स्टेप में ये जो Cl जो बना है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इस Cl किसके ऊपर अटैक कर देगा? इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा अपने पास HCCl डबल बॉन्ड NH, राइट। तो इस टाइप से ये कुछ रिएक्शन है, HN डबल बॉन्ड CH प्लस एंड AlCl3। और इसमें एक चीज़ और, हाँ, AlCl3 के साथ में AlCl3 का क्या रोल होगा? ये इसके साथ में बाहर निकल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ AlCl4 माइनस, कॉम्प्लेक्स बना देगा, रूप में निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा, तो AlCl4 माइनस, और ये बनेगा HC प्लस डबल बॉन्ड NH। ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है जो फॉर्माइलेशन में काम में आती है, इंटरमीडिएट स्पीसीज। आपको कोई क्वेश्चन ये करे कि गाटरमान सिंथेसिस होता है फिनोल का जिसमें इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज क्या बनती है, तो दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। नाउ फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीज रीअरेंजमेंट ये क्या होता है? और ये फिनोल में ही होता है। फ्रीज रीअरेंजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्रीज रीअरेंजमेंट। देखना, फिनोल फ्रीज रीअरेंजमेंट, phenol, this one is phenol, and when phenol is reacted with acetyl chloride into the presence of nitrobenzene and 60 degree centigrade, then we obtain phenyl ester, then we obtain OCOCH3 फेनिल एस्टर। और जब इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जब इसको 60 यानी फेनिल एस्टर जो बना, तो
COCH3 फेनिल एस्टर। जब इस कॉम्प्लेक्स को 60 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तब अपने पास में इसका पैरा आइसोमर बनता है, पैरा। और जब इसको अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया जाता है तब अपने पास इसका ऑर्थो आइसोमर बनता है, COCH3 COCH3 ऑर्थो आइसोमर। दिस वन इज ऑर्थो आइसोमर एंड पैरा आइसोमर। इस रिएक्शंस को अपन फ्रिश रिएजेंट बोलेंगे। और अब लास्ट में एक रिएक्शन और बची है अपने, एक टेस्ट है फिनोल का, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, जो फिनोल होता है उसका अपन लेबोरेटरी टेस्ट लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट के बेस पे कर सकते हैं। वो कैसे? फिनोल की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में की जाती है, HNO2 के साथ में की जाती है। और HNO2 ऑब्टेन कैसे करेंगे? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रस एसिड बनता है। और व्हेन फिनोल इज रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड देन नाइट्रोसोफिनोल, और इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे नाइट्रोसेशन। When phenol is reacted with nitrous acid, then due to attanging of electrophile species nitrosonium ion, नाइट्रोसेशन रिएक्शन होगी जिसमें फिनोल की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में की जाती है तो पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीसीज होगी वो होगी नाइट्रोसोनियम आयन। और जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन की जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज जो बनती है उसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ओके, ये नाइट्रोसोनियम आयन। देखो मैं एक बार बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फिनोल का।